नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो दोस्तों बहुत ही एक्सपेक्टेड होंगे, पूछे जाने के काफ़ी चांसेज हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी विक्रम साराभाई को। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को इस क्लास में कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था। आप लोगों का स्कोर अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ये बतानी है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। तो आप लोग याद रखेंगे शरद पवार, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग याद रखेंगे शरद पवार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ये बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात नहीं बहती है? तो आप लोग याद रखेंगे नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे नेपाल देश से होकर के दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती है। आप लोग याद रखेंगे। बाकी विकल्प में ऑप्शन ए में चीन है, बांग्लादेश है और अपना देश भारत है। ये तीनों देशों से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, लेकिन नेपाल से होकर के प्रवाहित नहीं होती है। इसका उत्तर आप लोग याद रखेंगे नेपाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, बायोलॉजिकल नेम दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मनुष्य का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है। तो बताने है कि इसका सही अर्थ क्या होता है, होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बुद्धिमान मनुष्य, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे बुद्धिमान मनुष्य का जो बायोलॉजिकल नाम होता है दोस्तों वो है होमोसेपियंस, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे मेंडलीफ, यानी कि ऑप्शन ए में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मेंडलीफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये हमें बतानी है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, वहां के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन ए, जिन्हें दोस्तों अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में एलजी भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे एलजी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये होते हैं किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख। आप लोग याद रखेंगे उपराज्यपाल हिंदी में और अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर और शॉर्ट फॉर्म में एलजी। ये कौन होते हैं? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। जैसे किसी राज्य के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं वहां के मुख्यमंत्री। उसी तरह भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे उपराज्यपाल। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है
तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये हमें बतानी है। जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, बूटिंग, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे, बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बतानी है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आप लोग याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई, क्या नाम है इनका, भारतीय मूल के हैं शिव अय्यादुरई। बतानी है कि किसके आविष्कार से इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे, ईमेल के, यानी कि ऑप्शन ए, ईमेल के आविष्कार से इनका नाम जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है, शिव अय्यादुरई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, यह हमें बतानी है। विश्व विरासत स्थल है, क्या नाम है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे, गोवा में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस क्या है दोस्तों, यह विश्व विरासत स्थल है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे, गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, यानी कि सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, किस नदी को, तो आप सभी को पता होगा, बेसिक लेवल के प्रश्न है, नहीं पता है तो याद रखेंगे, दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन सी, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक नदी अर्थात सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताने है कि किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मीथेन गैस को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका आप लोग रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे, CH4। क्या होता है, CH4। और दोस्तों ये सीएनजी गैस का प्रमुख घटक भी होता है, आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। यानी कि सीएनजी आप सभी को पता होगा, कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस, इसका प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आई होप सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, जहर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पॉइजन का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, जहर का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये बतानी है। सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, तवांग मठ
कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, तवांग मठ। आप लोगों को बता दें कि यह भारत का सबसे बड़ा मठ है तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो तवांग मठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा मठ और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तवांग शहर में। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित है तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा मठ तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आईएसआई का पूरा नाम क्या है, ये हमें बतानी है। आईएसआई का पूरा नाम, तो देखिए आईएसआई का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की क्या है? गुप्तचर संस्था है। क्या है? पाकिस्तान की गुप्तचर प्रमुख एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आग बुझाने में निम्न में से कौन सा गैस सहायक होता है? आग बुझाने में यह बताने कि कौन सा गैस सहायक होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे CO2 आग को बुझाने में दोस्तों यह गैस सहायक होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील की गति यानी कि आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील की जो स्पीड है, आरपीएम है, वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप से, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील की गति आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आरपीएम का पूर्ण रूप आप लोगों को दोस्तों बता दें, आप लोग याद रखेंगे रेवोल्यूशनरीज पर मिनट, इसका ये फुल फॉर्म होता है आरपीएम का, आप लोग याद रखेंगे। और किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? असली नाम यानी कि वास्तविक नाम बतानी है। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का वास्तविक नाम, तो आप लोग याद रखेंगे फरीद। क्या नाम था? फरीद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? यह हमें बतानी है कि किस मुगल सम्राट ने दोस्तों आलमगीर शीर्षक को क्या किया था? अपनाया था। तो आप लोग याद रखेंगे औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन सी। औरंगजेब आप सभी को पता होगा मुगल शासक था, इसने दोस्तों आलमगीर शीर्षक को अपनाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? कहां पर? महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इस्कॉन, यानी कि ऑप्शन डी। इस्कॉन क्या है? एक संगठन है, धार्मिक संगठन है दोस्तों, और इसी के द्वारा महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? यह बतानी है जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे जादूगोड़ा खान यूरेनियम की खान है, झारखंड राज्य में स्थित है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। जादूगोड़ा खान किस राज्य में है? झारखंड में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, यहां पे दोस्तों खाली जगह है, बतानी है कि क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे अर्थशास्त्र से, यानी कि ऑप्शन बी।
प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है? रोहिंग्या बतानी है दोस्तों कि किस देश का एक जातीय समुदाय है, तो आप लोग याद रखेंगे म्यांमार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डीएनए का मूल मात्रक है। दोस्तों बताने है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, यानी कि ऑप्शन बी ये डीएनए का मूल मात्रक होता है, न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति के कारण स्पष्ट होता है? ये हमें बतानी है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति के कारण पता लगता है, स्पष्ट होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल के कारण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? आयरलैंड की संसद का नाम, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डेल आयरन, यानी कि ऑप्शन सी आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे डेल आयरन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडक्लिफ रेखा बताने है कि किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे रेडक्लिफ रेखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हितोपदेश नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? दोस्तों बतानी है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे नारायण पंडित, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। हितोपदेश नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? तो आप लोग याद रखेंगे नारायण पंडित। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? यह हमें बतानी है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो आप लोग याद रखेंगे न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन ए में इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूजीलैंड ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लाओत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? यह हमें बतानी है। लाओत्से पर्वत शिखर, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, लाओत्से पर्वत शिखर किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी की क्लास लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।